घोसी में मतदान संपन्न हो गया। दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। दो मुख्य मुकाबले में हैं दो पार्टियां, दो गठबंधन कहिए, पार्टियां कहिए, एनडीए भाजपा और समाजवादी पार्टी यानी INDIA। वही आरोप जो मेरे ख्याल से हर चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने हर चुनाव में लगाए, वही घोसी में भी दोहराए कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, वोट डालने से लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बिना किसी बड़े हंगामे के, बिना किसी बड़े बवाल के चुनाव संपन्न हो गया। अब इंतजार होगा 8 तारीख का, जब इसका परिणाम आएगा। सुबह भी मैंने कहा था कि घोसी का परिणाम कई तरह की धुंध साफ करेगा, राजनीतिक, सामाजिक, दोनों तरह की। दोनों बड़े गठबंधनों को अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य को तौलने के लिए भी एक आंकड़ा मिलेगा घोसी का परिणाम के रूप में। प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों को यह पता लगेगा कि वो कितने लोकप्रिय हैं पूर्वांचल में। और भाजपा के सहयोगी साथी जो क्षेत्रीय छोटे दल है, क्षेत्रीय दल है, इलाकाई पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, इन सबको भी अपनी ताकत का अंदाज हो जाएगा। और भाजपा को यह पता लग जाएगा कि इनके साथ कैसे डील करना है। एक नई चीज घोसी में यह भी हुई कि समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल सिंह यादव इस चुनाव में खासे सक्रिय रहे, मैदान पर में रहे, मोर्चा संभाला और गांव-गांव, खेत-खेत, शहर-शहर, गली-गली गए। और एक तरह से कहिए पूरा इलेक्शन उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की व्यूह रचना के आधार पर लड़ा गया है। तो ये भी तय हो जाएगा। ये कहा जाता था कि भाई संगठन के आदमी है शिवपाल सिंह, और जब से वो अलग हुए थे कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के पास कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं जो संगठन को समझता हो, चुनाव के समाजशास्त्र को समझता हो, चुनाव के प्रबंधन को समझता हो। तो शिवपाल जी का भी करिश्मा इसमें टेस्ट पर आ गया। वो भी पता लग जाएगा कि घोसी में क्या होता है, पिछड़े किधर हैं, ये भी एक संकेतक मिलेगा। और इन सब के ऊपर बड़ी बात यह कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल पूरे प्रदेश में अगर कहीं सबसे बेहतर चली थी तो वो यही इलाका था, पूर्वांचल का। क्या 2023 में समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपना वही प्रभाव यथावत रख पाएगी या नहीं, यह भी पता लग जाएगा घोसी के परिणाम से। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की माने तो वो कहते कि 22 में जो परिणाम आए थे उस सपा के पक्ष में, उसके पीछे उनकी पार्टी की भूमिका थी, उनकी भूमिका थी। वो भी पता लग जाएगा कि भूमिका उनकी थी या सपा का ही करिश्मा था, अखिलेश यादव का ही करिश्मा था। और आजमगढ़ की हार के बाद, आजमगढ़ बाई इलेक्शन में पराजय के बाद समाजवादी पार्टी के लिए घोसी जीतना बहुत जरूरी है, वरना पूरे पूर्वांचल में उसके लिए संकट हो जाएगा। और दारा सिंह चौहान के लिए इसलिए घोसी जीतना जरूरी है भाजपा के उम्मीदवार के रूप में, क्योंकि नहीं तो पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर, जो ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर उनकी जो ब्रांडिंग है ना, वो कटघरे में खड़ी हो जाएगी। ब्रांडिंग, मंत्री पद नहीं मिलेगा वो तो छोड़ो, लेकिन ब्रांडिंग ही खतरे में आ जाएगी। और राजनीति में आपकी ब्रांडिंग खतरे में आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए बहुत मारक चुनाव है
अन्यथा तो एक सीट के बाय इलेक्शन में कहीं कोई इतनी चर्चा भी नहीं करता, परिणाम आ जाता है तो उस दिन थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है। लेकिन घोसी पर इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है, जैसा मैंने सुबह कहा था कि एक जनादेश और दसियों किस्म के परिणाम दिखेंगे उसमें। जो 8 तारीख को जनादेश आएगा घोसी से। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर समझने की कोशिश करें कि अब जब वोट पड़ गया घोसी में तब किसका क्या दावा है और किसके दावे में कितनी जान दिख रही है, कितना दम दिख रहा है। घोसी का जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संदेश ना भी हो तो भी एक इशारा तो होगा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के इस भूभाग का, जिसको हम लोग पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके मन और मिजाज का एक संकेतक होगा घोसी का चुनाव परिणाम। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभिषेक वाजपेयी जी का स्वागत है। उमेश यादव जी हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता, उमेश जी का स्वागत है। नावेद शिकोह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद शिकोह जी का स्वागत है। मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूँ और उनके दावे प्रतिदावे देखूँ और चर्चा आगे जाए, उससे पहले मैं नावेद शिकोह आपके पास आऊँगा। घोसी में वोट हो गया, दोनों तरफ से दावे हैं, दोनों कह रहे कि भाई सपा वाले कह रहे साइकिल दौड़ रही है, भाजपा वाले कह रहे कमल खिल रहा है, दोनों तरफ प्रचंड बहुमत है। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर घोसी में? सर, लग तो यही रहा है अभी तक, जो संकेत मिल रहा है कि कांटे की टक्कर है और मुकाबला है, और यही बड़ी बात है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का आज इस जमाने में जो वर्चस्व चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश को भाजपा की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा समझा जाता है, उस उत्तर प्रदेश में किसी प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी को कोई टक्कर देने की स्थिति में भी है, उससे मुकाबले की स्थिति में भी अगर है तो ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं भाजपा का वो एक धारणा जिसके बारे में हम सब लोग कहते रहे हैं कि भाजपा से आज की तारीख में कोई मुकाबला करने के लिए है नहीं दल, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में जहां सबसे बड़ा जनाधार है भाजपा के पास, सबसे बड़ी ताकत है, जहां पर योगी का चेहरा है, वहां पर अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया का गठबंधन जो है वो मुकाबले में है, सामने नजर आ रहा है, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाजपा के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि इस मुकाबले में दो चेहरे जो हैं उनका बड़ा रोल है। एक तो दारा सिंह चौहान जो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा ओम प्रकाश राजभर जो उनके सिपा सालार हैं और जाति के वोटों को लाने के लिए संघर्ष इन्होंने किया है। और ये दोनों सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से जुड़े हुए नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इनको ज्वाइन करवाया है, इनकी वापसी करवाई है, इसलिए ये केंद्रीय नेतृत्व की भी प्रतिष्ठा का और नाक का सवाल है। जी ठीक बात है। जो बात नावेद शिकोह कह रहे उसमें मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा कि कोई भी पार्टी कितनी भी प्रचंड हो जाए, दो अवसर मुझे याद हैं। एक इंदिरा जी की मृत्यु के बाद हुआ चुनाव, ठीक, और दूसरा अवसर 77 में हुआ चुनाव, ठीक, हिंदी भाषी भारत, वो भी दक्षिण के लिए नहीं, हिंदी भाषी पट्टी से शून्य के आसपास खड़ी कांग्रेस भी 139 सीट लेके आ गई थी शेष भारत से 77 में, ठीक ना, ये भी ध्यान रखना जी। इसलिए ऐसा कोई भारत में माइका लाल नहीं हो सकता। राजीव गांधी 400 पार गए लेकिन फिर भी 145 सीटें और उन्होंने जीती, तो 100 में 100 तो संभव नहीं। वो तो बच्चों के आजकल नंबर ही आते हैं, बाकी चुनाव में 100 में 100 कहां संभव है। लेकिन हाँ, उमेश यादव जी, मैं दोनों बड़े ध्रुवों के पास जाऊं उससे पहले एक आपसे पास ही सवाल लेके आता हूं कि घोसी यूं तो एक सामान्य विधानसभा सीट है, उसमें बाई इलेक्शन है, 403 की असेंबली में जहां सरकार के पास मोर देन मेजॉरिटी कंफर्ट जोन हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर महत्वपूर्ण इसलिए कि घोसी से यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के पॉलिटिकल शेयर का क्या मूल्य लगाए अब अपने दिमाग में, क्या
अगर हम राजनीति को शेयर मार्केट कहें, मान लिए एक पल के लिए, तो उसमें ओम प्रकाश राजभर के शेयर का मूल्यांकन तय हो जाएगा क्या? नहीं। दारा सिंह का छोड़ो, क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, दारा सिंह जाने क्या। लेकिन अमित शाह के लैपटॉप में गांव मोहल्ला खेत खलियान वार्ड ब्लॉक सब आ जाएगा कि कहां वोट किसका कितना था और मिला कि नहीं मिला। उमेश जी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। क्या चुनाव कोई लड़ रहा है और सांसें इधर फंसी नहीं। देखिए, प्रत्येक दारा सिंह को नींद आ भी जाए, ओम प्रकाश भाई को नींद कैसे आए बताओ? सब कुछ इसी में टिका है जी। आदरणीय अमिताभ जी, आपका कथन से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हमारी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक कड़ी परीक्षा है, क्योंकि अभी हम लोग एनडीए का हिस्सा हुए हैं। दारा सिंह चौहान जी ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन किया है। तो और पूर्वांचल में जो 34-35 से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं भारतीय समाज पार्टी की वजह से ये 112-13 पर पहुंची थी समाजवादी पार्टी 22 के आम चुनाव में, तो निश्चित उस समय भी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, और इस चुनाव में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। और मैं निश्चित इस पूरे चुनाव को लेकर मैं बहुत बारीकी से देख रहा था। व्यक्तिगत रूप से हम लोग निश्चित चुनाव जीतेंगे, दारा सिंह चौहान वहां पर विधायक होंगे। और रह गई आपका जो ये जो कथन है, आपका कहना है, मैं उससे सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जो मुख्य चेहरा होते हैं किसी भी चुनाव में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव के परिणाम के बाद उनके ऊपर आती है। वो जीत हो अथवा पराजय हो, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि घोसी का उपचुनाव स्वयं भारतीय समाज पार्टी ने पूरे मेहनत के साथ लड़ाया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पर हम निश्चित ही विजयी हैं। हम कहीं ठीक है। अब अभी तक सिर्फ इतना ही सब लोग कहो कि हाँ हमको उम्मीद है कि हम विजयी होंगे, क्योंकि 8 के लिए भी कुछ छोड़ो, न रिजल्ट क्या आएगा, जिस समय आप लोग अपना अपना रिजल्ट घोषित ही कर दोगे। अभिषेक वाजपेयी जी, एक अलग किस्म का सवाल मेरे मन में अचानक से उठा। अगर दारा सिंह जीत जाते हैं चुनाव, तो ओम प्रकाश राजभर इस बात को फिर दोहराएंगे कि 22 में पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी वो हमारे कारण मिली थी। तब अखिलेश यादव ये नहीं कह पाएंगे, मतलब बोलेंगे तो वो, लेकिन उसमें वजन खत्म हो जाएगा कि अरे उनको कौन पूछता है राजभर को, हम थे इसलिए ऐसा। तब वो मामला गड़बड़ा जाएगा। फिर 22 का पूर्वांचल का श्रेय सपा का वो हाँक ले जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। इसलिए आपके लिए स्थिति और विकट है। सुधाकर से कोई बहुत लेना देना नहीं, लेकिन 2 चीजें तो आपकी भी दांव पर लग गई, एक ये और दूसरा शिवपाल जी का जमीन पर उतर जाना। जो न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार। चूंकि एक धारणा है उत्तर प्रदेश में कि भाई शिवपाल यादव मतलब संगठन की नब्ज को समझने वाला आदमी, और मुलायम सिंह का जो कथन था कि कोई छूटे नहीं कोई रूठे नहीं, उसको एग्जीक्यूट करने वाला आदमी। तो चाचा की प्रतिष्ठा भी लग गई और इधर राजभर का मामला भी आ गया। वाजपेयी जी, आपकी इस बात पे तो मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी सी याद आ रही है। मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर जरूर निकलेगा जी। देखिए, हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है। आगे जो रिजल्ट आना है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ज्यादा दिन वो भी नहीं है। और बड़ी ईमानदारी के साथ, क्योंकि जैसे जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद प्यार दिया था जी, समाजवादी पार्टी को, पुनः आशीर्वाद देने जा रही है। क्योंकि आप देखिए कि जब दारा सिंह चौहान जी को आशीर्वाद और प्यार दिया था, तब दारा सिंह चौहान जी ने सम्मानित जनता को ठगा और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले। अगर जब वो समाजवादी पार्टी में थे, अगर उनको जनता की चिंता होती तो बड़े हिम्मत के साथ डट करके भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न कर सकते थे
हर एक मुद्दे पर बात कर सकते थे अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के हर एक पैमाने के लिए, लेकिन शायद उनको इस बात की बिल्कुल भी जरा सी चिंता नहीं थी। मैं क्योंकि दूसरे चैनल पर बैठा हुआ तो एक मित्र ने हमारे कहा था कि सुबह का, जैसे क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बात है, तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि अगर इस बात को टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका मतलब वो चाह रहे थे, क्योंकि जिस राम राज्य की कल्पना वो करते हैं, तो क्या इस राम राज्य की कल्पना को वो साकार कर सकेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इसी पे उठता है। अगर आपको विपक्ष को चाहते ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष मतलब बुनियाद, उत्तर प्रदेश की बुनियाद जो समाजवादी पार्टी हो रही है, उस चीज को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता के हकों की आवाज जरूर उठती रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप जनता के हकों की आवाज को उठने ही नहीं देंगे तो काम करेंगे कैसे? किस विकास को आप सजोना चाहते हैं या तो वही जान सकते हैं। अभी जो आपने प्रश्न किया बिल्कुल अच्छी बात है। आदरणीय शिवपाल जी का एक नाम है, क्योंकि जमीन के हर एक नब्ज को जो आपने बताया बिल्कुल हम सब मानते हैं, हम सब उनका अनुयायी हैं, उनके अनुसरण भी करते हैं, वो हम लोग उनके फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि हम लोग को नए दिन सीखने को मिलता है जी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गद्दावर नेता आप देखिए, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वयं मुख्यमंत्री जी, पूरा संगठन उनका लगा हुआ है, स्वयं राजभर जी लगे हुए, जबकि एक मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक गांव में तो बड़ा राजभर जी और उनके पुत्र का गांव में अंदर आना सख्त मना है। तो आप समझ सकते हैं पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है, पूरा सभी लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो कमाल नहीं कर रहे हैं तो बड़ा सोचनीय विचारणीय। ठीक है अभिषेक बाबू, मैं अशोक पांडे के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं भाई, देखो समाजवादी पार्टी में ये समस्या आज की नहीं है, सच्ची बात है। वहां अखिलेश जी, अब आजम खान को तो सक्रिय आप लोगों ने रखा नहीं और वो खुद भी नहीं, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह और रामगोपाल यादव, उसमें रामगोपाल यादव बहुत मतलब इलेक्शन में जनसभा को बहुत वो मोबिलाइज करने वाले उस ढंग के व्यक्ति नहीं, ठीक। तो आप सब भी उतर जाओ तो 3-4 लोग हो गए क्या, और ये सब उतर जाएंगे तो 400 अपने आप हो जाएंगे भाई, स्वाभाविक है। आप आदमी कहां से लाओगे बताओ? और ये हम, अभिषेक रुक जाओ, और ये बात हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे, ये आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे कही थी एक बार कि क्या करें, ये समस्या है। नावेद भी इस बात से सहमत होंगे। पूरी डिक्शनरी ढूंढ लो, कौन है, किसको ले जाएंगे, किसमें भाषण कराएंगे, ये तो समझना पड़ेगा ना। उनके पास आदमी है तो वो ले जाएंगे भाई, स्वाभाविक है, जाएंगे, इसमें क्या है। जिसके जितने रिश्तेदार उतनी बड़ी बारात नहीं। अब आपके पास दूल्हा पिताजी और फूफा दो ही हैं तो ठीक है, तो दो ही जाएंगे। अशोक पांडे जी, मुझे लग रहा है कि आप इस चुनाव में इस मामले को लेके थोड़ा वो है कि भाई चलो, दारा सिंह ने आके कहा कि हम पलट सकते हैं बाजी, तो बोले ठीक है, जा बच्चा लड़ ले, दिखा ताकत। राजभर जी ने कहा कि हम पूर्वांचल फतेह कर सकते हैं, बोले तुम भी ताकत आजमा लो। 8 के बाद दोनों की कॉपी जांचूंगा, तब बताऊंगा कि अब क्या करना है आप दोनों का। नहीं, कुछ ऐसा भाव समझ में आ रहा है। देखिए आपको बता दें, क्योंकि पांडे जी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये तय हो गया था राजभर के आने के समय ही कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, और ये बात हमसे खुद कही थी ओम प्रकाश राजभर ने, ये नहीं कि कोई गूगल में छपी। क्या हमने पूछा था कि क्या, तो उन्होंने कहा, ये कहा गया भाई हफ्ते भर के अंदर विस्तार होगा और शपथ हो जाएगी। भाजपा ने उसको इसीलिए रोक दिया कि ना, घोषी का नतीजा आने दो, हम देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे क्या होगा। अशोक जी, यही है क्या? देखिए आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान जी फिर अपने घर लौटे। दारा सिंह जी गलती से समाजवादी पार्टी में चले गए थे, सुबह का भूल जो इन्होंने कहा कि भूला घर लौट आए, तो अपने घर लौट आए थे। मंत्री थे हमारे यहाँ ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे सहयोगी दल रहे, और निश्चित तौर पे उनका प्रभाव उन क्षेत्रों पे जरूर है। निश्चित तौर पे जब परिणाम आएगा तो अखिलेश जी को समझ में आएगा कि ओम प्रकाश राजभर जी का क्या प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव में जो हमारे सहयोगी दल हैं जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम कहेंगे सराहनीय है। जिस संजय निषाद जी हैं, वही मैं कह रहा हूं, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर, इन तीनों को भी नाप लोगे आप इसी चुनाव में? सबसे बड़ी बात है अमिताभ भाई कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक कार्यकर्ता की बात लगता है। इन लोगों के यहाँ एक ही परिवार के बड़े बड़े नेता, एक ही परिवार के बड़े बड़े नेता, शिवपाल जी, राम गोपाल जी, धर्मेंद्र जी, परमेंद्र जी, बकिया सब बनिहार, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और अंत में ये लोग अपना चमत्कार दिखाने का हंसी आती है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पूरा समाज हमारा परिवार है, ये कहते हैं पूरा परिवार हमारा समाज है। एक ही परिवार के राष्ट्रीय नेता लगे हुए हैं और निश्चित है परिणाम आएगा, इन्हें अंजाम समझ में आ जाएगा कि क्या दशा है। एक तरफा विजय दारा सिंह की होगी। नहीं वो तो ठीक है, अभी तो सब भाई, अभी अभिषेक से पूछा तो वो कहेंगे कि भैया सुधाकर सिंह एक तरफा जीत रहे हैं, आप ये कह रहे, और बाकी निर्दलीय जुड़े नहीं वो भी कहते हैं एक तरफा जीत रहे हैं। नावेशी को वो तो 8 को दोपहर में बात करेंगे, तब देखेंगे किसका फोन खुला किसका बंद। नावेशी को ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और कुछ सीमा तक अनुप्रिया पटेल, भाजपा 24 में टिकट बांटने के समय ये तय करे कि भाई किसको 1 सीट देनी है, किसको 2 पे लड़ाना है, इसके लिए उसके पास इन तीनों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाएगी घोषी के जरिए। इस बात से सहमत हैं आप? फिर कमरे में जब अमित शाह के पास जाएंगे ये लोग तो कोई ज्यादा बात नहीं कर पाएगा कि ना भैया देखिए पूर्वांचल में हमारा लहरा रहा है झंडा, वो तुरंत नंबर दिखा देंगे, कहेंगे झंडा फंडा कुछ नहीं, आपको 1 सीट भी नहीं मिलेगी। चलिए, नहीं, महत्वपूर्ण बात यही है, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो ये जीत के दारा सिंह पहलवान, यानी पहलवान के तौर पर ये जो जाति के राजनेता इनके साथ में घटक दल है, चाहे अनुप्रिया हो चाहे खास तौर से राजभर जी हैं, पहलवान यही साबित होंगे। अगर जीत होती है तो राजभर जी, दारा सिंह जीतेंगे, लेकिन दारा सिंह पहलवान, राजनीति के पहलवान के तौर पर इनकी शक्ति प्रदर्शित हो जाएगी ओम प्रकाश राजभर की, और आगामी लोकसभा चुनाव में इनकी मन माफिक सीटें, यानी जितनी इनकी हैसियत है उससे ज्यादा देना पड़ेगी अगर इधर जीत होती है। एक चीज वहां पर एक मिनट, अगर मान लो नहीं जीत हुई तब क्या होगा? एक ही राजभर नहीं, ओम प्रकाश, यार सुनो भाई, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, तीनों को एक ब्रैकेट में लेके चलो। एक ही तारीख को आधे घंटे के नोट के अंतर में अमित शाह तीनों से फाइनल कर देंगे कि भाई क्या देना है क्या नहीं देना, कहेंगे वापस जाओ जी। ऐसा थोड़ा कि घंटों चर्चा चलेगी और महीनों मीटिंग चलेगी जी। और इनकी हैसियत कम हो जाएगी, इनको जो सीट दी जाएगी उस पर संतोष करना पड़ेगा, और अगर सपा का कैंडिडेट जीत जाता है तो उसमें 2 परिवर्तन सामने आएंगे। एक तो इंडिया का उत्साहवर्धन होगा, एक चीज सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ इधर ओम प्रकाश राजभर को उसकी शाबाशी मिलेगी, अगर भाजपा जीतती है, सपा जीतती है तो शिवपाल को इसकी शाबाशी मिलेगी, और शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, और अखिलेश यादव जी को उनकी मनमाफिक सीटें लोकसभा में देना पड़ेगी, अखिलेश यादव जी को दबाव में आना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो अखिलेश यादव जी की पारंपरिक बहाना जो है वो इस बार नहीं कर पाएंगे। जो करते थे, बहन जी ने हमें हरवा दिया, ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसने बीजेपी को जिता दिया, हमें हरा दिया, वो बहाना नहीं है। समाजवादी पार्टी कुनबे के जो वर्कर्स कहते थे कि भैया नहीं निकले थे इसलिए हम हार गए, भैया निकले तो हम जीत ही जाएंगे, तो भैया भी इस बार निकल आए हैं। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार समाजवादी पार्टी के पास कोई बहाना नहीं होगा, ना बहन जी है और ना ये कहा जाएगा कि अखिलेश जैसे सुपर नेता निकले नहीं थे इसलिए हम हार गए। आप निकले थे, चाचा भी ने भी खूब मेहनत की थी, आप एनडीए का स्वरूप भी समझ में आया, उसके बाद अगर हार होती है तो निराशा होगी। ठीक है नावेद भाई, ठीक है जीत होती है, शिवपाल को इसका सेरा बंधेगा, और शिवपाल कहीं ना कहीं
अखिलेश यादव के कद के बराबर खड़े हो जाएंगे। सर एक बात, एक छोटी सी और बात कहते हैं कि यहाँ पर इसका नतीजा ये भी बताएगा कि दलित वोट बैंक आखिर क्या चाहता है, किधर जाएगा, वो मैं उस पर आने बढ़ी वाला था। ठीक ठीक है नावेद भाई, अभिषेक वाजपेयी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, ये लक्षण अच्छे नहीं होंगे कि शिवपाल जी जैसा नावेद कह रहे वो अखिलेश यादव को दबाव में आना पड़ेगा, शिवपाल जी वर्चस्वशाली हो जाएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा फिर भैया। क्योंकि अभी की स्थिति ये है कि चाचा अपने पूरे प्रदेश भर में दर्जन भर लोगों का भी एडजस्टमेंट नहीं करा पाए हैं, इतना समय हो गया। क्या भैया, आदमी भी कब तक धैर्य धरेगा? वो एक नए किस्म का संघर्ष हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। क्या तब चाचा को भी लगेगा कि भाई जिता के मैं लाया, आप कुछ समझो, और समझो तो संघर्ष। अभी मैं इशारे में कह रहा हूं, वो स्थिति आएगी तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी विस्तृत चर्चा का समय नहीं आया, लेकिन आएगी तो विस्तृत चर्चा करेंगे। अभिषेक बाबू, इस बात से मैं सहमत हूं, सारी गलियां बंद। क्या भागने का रास्ता कोई नहीं बचा 8 तारीख को? क्या परिवार एक है, चाचा कमान संभाले हैं, भैया खुद प्रचार में गए, क्या धर्मेंद्र भी हैं, सब लड़ रहे वहां हैं, बस तेज प्रताप नहीं गए होंगे। अब उनका बहाना नहीं बन सकता कि तेजू नहीं गए इसलिए हार गए, ऐसा तो बोल नहीं पाओगे। ठीक, फिर ये था कि भाई बहन जी बयाना ले लिए, सुपारी लिए 14 से, हमको लगातार हरा रही हैं, हर जगह सुपारी किलर है बहन जी। बहन जी ने घोषणा कर दी कि हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारे जनाधार, हमारे वोट वाले लोग न घर बैठेंगे। क्या वाजपेयी जी, ये एक बड़ा कड़ा चुनाव है दोस्त। चुनाव तो सैकड़ों हुए, गली बंद चुनाव बहुत मुश्किल होता है, और जब गली बंद चुनाव होता है तो नेता या तो इस आसमान में खड़ा होता है या औंधों में गिरता है, भागने का रास्ता नहीं होता। वाजपेयी जी सहमत हो? देखिए अमिताभ जी की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी नावेद भाई ने जो बात कही, चाचा जी ने अपना आशीर्वाद प्यार दिया और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आशीर्वाद लिया हुआ है, और बाकायदा आप देखें कि राष्ट्रीय महासचिव है, छोटी बात नहीं होती, और हर एक चीज़ की बागडोर भी वो स्वयं दे रहे हैं, जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, जो मिली हुई जिम्मेदारी है। तो इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं होता है कि वो बड़े हो जाएंगे, वो छोटे हो जाएंगे। जब परिवार होता है तो परिवार में हमेशा बड़े बुजुर्ग जो होते हैं अपना आशीर्वाद देते हैं, तब जो छोटे होते हैं वो उसको अनुसरण करते हुए आगे चलते हैं। अगर कहीं गलतियां हो जाती तो उन गलतियों की पूर्ति करते हुए, मानते हुए उनको आगे लेकर के चलते हैं परिवार। नंबर 1 बात, ये तो नावेद जी की बात। दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए हम समाजवादी लोग हैं, हम मुंह किस चीज से छुड़ाएंगे और क्यों बहाने बनाएंगे? अरे हम जनता के लिए हैं और जनता के हकों की बात कर रहे हैं। हम यूं ही नहीं बोले बाबू, आजमगढ़ हारे आप 2:12 पे परिणाम आ लगा कि हार गए धर्मेंद्र। 2:13 पे आपने वक्तव्य जारी कर दिया, बोले मायावती ने हरा दिया। लो, बोले बात खत्म हो गई, बोले धर्मेंद्र सपारी, बोले ना मायावती ने हराया, दरवाजा बंद करो, चलो अब हो गया। मायावती ने भी अपनी जान छुड़ाई, बोले ना भैया घोसी में अपनी ताकत आजमा लो, बाद में मत कहना कि बहन जी ने हमको लड़ने नहीं दिया। ये कह रहा हूं अभिषेक भाई। ठीक है, हमने अपनी ताकत आजमाई है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पे और सम्मानित देवतुल्य जनता पर हमें बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि जनता उन लोगों को बिल्कुल सबक सिखाएगी जो उनके साथ विश्वासघात जिन्होंने किया हुआ है, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए जिस पार्टी में जाकर के वो बैठ गए हैं जी, उस पार्टी वालों को भी सबक सिखाएगी, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, जनता के हकों की बात करेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो पांडे, एक आखिरी बात जो पांडे जी ने बात कही थी, तो पांडे जी का घमंड सर चढ़ के बोल रहा है, तो मैं अपनी एक लाइन वापस से दोहराऊंगा, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। पांडे जी, तो आपकी इमारत तो बहुत ऊंची हो गई है, जहां से झटका लगेगा पूरी इमारत ढह जाएगी। ठीक, ये कह रहे हैं हमने बल्ली लगा रखी चारों तरफ। ठीक है अभिषेक बाबू, रुक जाओ, वो कह रहे हैं, चिंता मत कीजिए, अशोक जी कह रहे हैं हमने बल्ली लगा रखी चारों तरफ ताकि इमारत बुलंद रहे, टिकी रहे। खैर, अब भूकंप आ जाए तो फिर इमारत क्या कुछ भी नहीं बचता। लेकिन एक बात मैं कह के अशोक जी आपके पास आऊंगा, फिर उमेश जी के पास जाऊंगा कि राजनीति में
ये बात जानते हैं अभिषेक जैसे हमारे सब छोटे भाई लोग हैं, लेकिन वो दूसरी भूमिका में हैं, इसलिए उनको कहना मुझे। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि राजनीति में कोई किसी को आशीर्वाद देने नहीं आता। क्या राजनीति में आदमी इसलिए आता कि भाई हमारे हिस्से की जलेबी किधर है, क्या बस राजनीति इतनी है। बाकी आशीर्वाद तो पब्लिक, जब ये पब्लिक फोरम होता है तो कहा ही जाता है, सब सबको आशीर्वाद देते ही हैं। लेकिन मूल विषय है, पांडे जी गलत तो नहीं करा, वरना आदमी देवरा बाबा किस आश्रम में नहीं जाके रहेगा अगर आशीर्वाद ही देना है। पांडे जी हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर अस्सी घाट पर तिलक नहीं लगाए। हाँ जी जी भैया अगर आशीर्वाद ही देना, बोले बच्चा खुश रहे, क्या राजनीति में तो आए इसलिए कि भैया माल किधर है, ताकत किधर है। अशोक जी अब वही बात मैं आपसे कहूंगा, घोसी आपके लिए भी 10-12 सवालों पर उत्तर हो जाएगा। क्या ऐसा शायद बाई इलेक्शन बहुत हाल फिलहाल में नहीं आया। नहीं बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, एक कार्यकर्ता की भांति लगते हैं। ट्वीट करके जनता के साथ चीट नहीं करते या हल्ला मचा के नहीं कि आज भैया निकल गए, अरे चच्चा निकल गई ना आज, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता की भांति सारे लोग चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं और निश्चित तौर पे विजय हासिल होती है। अलग बात है धार का बहाना इनको मिलने लगा है कि वहाँ गुंडई हो रही है, फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, फिर कहेंगे अरे कर्नाटक हमने हरा दिया है, भले हम घोसी हार जाए। ये लोग बहाना आप खोज लें, क्योंकि ये तय है। ये बहाना तो ब्रजेश पाठक जी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गुंडई कर रहे हैं। अगर आप ये बात कह रहे हैं शासन आपका है, उत्तर प्रदेश में शासन आपका, गुंडई हम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। कल ही केंद्रीय मंत्री के पुलिस वालों ने क्या कहा था, केंद्रीय मंत्री के घर में बाकायदा जुआ खिलवाया जा रहा था। शासन आपका चल रहा है, आरोप हम पे लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज है। ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री है, वो स्वयं आरोप लगा रहे हैं। मारेंगे सुधाकर का बेटा प्रशासन आपका है, उसका आपका है, तो इसका मतलब प्रश्न चिन्ह ब्रजेश पाठक जी उठा रहे, तो इसका मतलब कि प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लग गया है। आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पांडे जी कि इसका मतलब कि कानून व्यवस्था और खराब हो चुकी है। आपने पुलिस को लुटेरी पुलिस बना रखा है, सोना और चांदी को लूटने वाला बना रखा है, हत्या आरोपी बना रखा है। आपको सिर्फ प्रशासन इसके लिए चला रहा है। 18,000 करोड़ रुपए कहाँ है, कटने का काम कर रहे थे। 18,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए बताइए। छात्रवृत्ति का पैसा कहाँ चला गया, महिलाओं की हत्या हो जा रही है, ट्रेनों में हो जा रहे, कौन सा शासन चला रहे हैं आप, शासन चला रहे, उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हैं। सारा साबित होंगे और इनकी जमानतें नहीं बचेंगी। आपकी अरे धन्यवाद कि आपकी जमानत नहीं बचेगी, आप मात्र पीछे बचेगा। पूरा शासन प्रशासन आपके साथ, तो उसके बाद अगर आपकी जमानत जारी हो जाए तो भाई इसके लिए तो आपको बधाई का पात्र है। अरे हम लोगों पूरे प्रदेश ने देखा है कितनी बड़ी एकता है। जिस तरह से चाचा जी कभी बेइज्जत हुए, कभी पिताजी बेइज्जत हुए, पूरा प्रदेश देख रहा था। वो आप क्या एका देखी हमने, वो कोई छुपा हुआ नहीं है, पत्थर की गवाही है। वही बात नहीं है कि कैसे एकता चल रही है। छात्रवृत्ति का पैसा कहाँ जा रहा है, आपके यहाँ के मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं, न्यायालय पे भरोसा नहीं रह गया, भ्रष्टाचारी नंबर 1 हो चुके हैं आप, हर एक पैमाने में तो आप फेल हो चुके हैं। पत्रकार को गोदी मीडिया कहते हैं, कभी चाचा को ही कहते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, कभी मायावती जी को भाजपा के एजेंट कहते हैं, कभी आपको ध्यान होगा आपने ही इसी चैनल पे आदरणीय अमिताभ जी के सामने बोला था ओम प्रकाश राजभर जी को बिल पेंडी के लौटे। आज वो बिल पेंडी के लौटे हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मैं आपके पुराने वक्तव्य को दोहरा रहा हूँ, बिल पेंडी के लौटे मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? आपने खुद कहा था, अमिताभ सर के सामने ही कहा था इस बात को। ईवीएम हैक की गई, बोल दीजिए बहाना अच्छा है। नहीं ठीक है, अरे भाई व्यक्तिगत मत जाइए।
लोटा बाल्टी छोड़ो, अभी रुक जाओ, अरे रुको भाई, लोटा बाल्टी मत जाओ, अरे रुको। आपके इसी चैनल पे आपके ही सामने पांडे जी तब भी थे, उन्होंने खुद बोला था कि राजभर जी बिन पेंडिंग। अभिषेक भाई एक बार रुकना होगा, एक बार रुकना। अशोक जी आप भी, अशोक जी आप जी, मैं उमेश यादव के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, पुराने वक्तव्यों पर अगर चर्चा करेंगे तो अखंड रामायण जैसा मामला हो जाएगा। 3 दिन चर्चा करनी पड़ेगी, तब भी वक्तव्य बच जाएंगे, चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। किसने किसकी धोती नहीं खोली, आप लोगों को कम याद होगा, हमको सब याद है। बताओ, बताना शुरू करें क्या? और सब सबसे गले मिल रहे, इसी का नाम सियासत है भाई, और क्या है? सोमवार को जिसकी धोती फाड़ो, मंगल को उससे गले मिलो, क्या यही तो सियासत है? नावेशी को गलत तो नहीं कह रहा भैया? सबको एक दूसरे के एजेंट बता चुके हो, लिखत पढ़त में, मेरे दिमाग में चिट्ठियां हैं। क्या मैं लड़ाई नहीं कराना चाहता इस मौके पे, काय को लड़ाई कराऊं क्या? भाजपा इस मामले में थोड़ी सौभाग्यशाली है कि बाकी सब लोग एक दूसरे जिनको निपटाना चाहते हो उनको भाजपा के एजेंट बताते हो क्या? सैफई के परिवार में भी भाजपा के एजेंट को लेके लिखत पढ़त में मामला आ चुका है, नवेश को याद है जी। एक बड़े स्तंभ ने दूसरे बड़े स्तंभ को लिखत पढ़त में घोषित कर दिया था एजेंट, क्या? और उनने पलट के जवाबी चिट्ठी में उनको एजेंट घोषित कर दिया। तब मैंने भाजपा वालों से पूछा था, भाई ये आप किसको बनाए हो एजेंट, बताओ। इतने एजेंट तो राव में नहीं है जितने राजनीति में है। खैर, उमेश यादव जी, आपके नेता के पिछले दावे के सपा को 2022 में पूर्वांचल में हमने जितवाया और भाजपा का अश्वमेध का रथ जो पश्चिम से आया था मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूरब में, उसको हमने रोक दिया। ये जो बड़ा दावा है ये कसौटी पर है, ठीक? सुधाकर जीतेंगे तो ये दावा ध्वस्त हो जाएगा, दारा सिंह जीतेंगे तो ये दावा चल निकलेगा। आपको लगता है कि ये शायद उतना बड़ा टेस्ट है कि ओम प्रकाश राजभर के जीवन में आए अब तक के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक? उमेश जी? हाँ, ये स्थिति तो सर नहीं कह सकते। देखिए, ये एक आम मध्यावधि चुनाव को लेकर किसी राजनीतिक दल या बड़े नेता को लेकर हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते, या कोई नहीं कह सकता कि एक चुनाव से किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक हस्ती में बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, चुनाव का परिणाम ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वांचल में देखिए, आप 2017-2022 के चुनाव को कंपेयर कर लीजिए, कितना बड़ा अंतर है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति थी, फिर वो 3 गुनी 3.5 गुनी पहुंच गई, क्योंकि हम वहां पर साथ थे। और जहां पर इटावा, सैफई और फर्रुखाबाद, कन्नौज, जहां पर अखिलेश जी का गढ़ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से जीती। यहाँ से लेकर पश्चिम तक जयंत चौधरी जी को 35 सीटें दी गई, शायद मुझे ऐसा कुछ याद है, उसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए। हमने जो लड़ाया तो पूरे पूर्वांचल के परिणाम आपके सामने 2022 के आम चुनाव में। तो ये तय है कि हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ताकत को वहां पर कमतर नहीं आंका जा सकता। लेकिन ये कहे कि एक चुनाव के परिणाम से किसी राजनीतिक व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा कोई असर पड़ने वाला, लेकिन इस चुनाव को, चूंकि 2024 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तो इसलिए बार बार इसका पैरामीटर इस चुनाव से नापा जा रहा है, इसमें कोई दो राय। ठीक है उमेश बाबू, ठीक। मैं नावेश शिको के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा ओम प्रकाश भाई की पार्टी के लिए, अगर दारा सिंह चौहान जीत गए तो मिठाई का डब्बा मिलेगा, और नहीं जीते तो जो उमेश जी कह रहे कि एक चुनाव से राजनीति खत्म नहीं होती, तो ग्लूकोज के 2 बिस्कुट मिलेंगे क्या, और कहेंगे खाओ मौज लो, चलो पानी बाहर पीना। राजनीति बड़ी निष्ठुर है भाई साहब, मैंने देखा है क्या। सच्चाई बहुत ज्यादा नहीं बोलता, वैसे भी बहुत कुछ बोल देता, फिर संबंध बिल्कुल ही खराब करा दोगे आप लोग। मैंने देखा राजनीति कितनी निष्ठुर है क्या, इसलिए इस मुगालते मत रहो। बड़े बड़ों को मैंने वेटिंग एरिया में बैठे देखा,
जिनके लिए अगवानी करने कभी निकलते थे बाहर, क्या उनको वेटिंग में बैठाल दिया? क्या वो सिपाहियों के साथ खैनी खा रहे बैठे? ये सियासत है भाई। खैर नावेशी को एक बड़ा पहलू है इस चुनाव का बसपा, ठीक, उसका 12, 13, 14% जो भी वोट प्रदेश भर में है, और घोसी में लगभग 40 से 45 हजार वोट उनके कैंडिडेट को मिलता रहा है, ठीक। उस दृष्टि से मायावती ने जब अपने को पूरी तरह विड्रॉ कर लिया और कहा कि भाई आप घर में बैठो, क्या ये बहुत ही मन मचले तो नोटा दबा देना, लेकिन ना सपा के चक्कर में पड़ो ना भाजपा ये के, क्या इस जो 12-13% वोट है ये जो, या उसको संख्या में जोड़ ले 40,000 के आसपास का वोट जो मिलता रहा बीएसपी को घोसी में, वो क्या करेगा? वो किधर जाएगा? या मायावती के इशारे को कम मान रखेगा कि घर में बैठेगा, बोले ना उद्धव को लेना ना माधव को देना? नवेशी को जी, मायावती यानी बसपा के विकल्प के तौर पर दलित समाज ने बीजेपी को अपना एक मजबूत विकल्प माना है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के साथ जा सकता है। दूसरा ये कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार दलित समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में वो किसकी तरफ जाता है ये संकेत सामने होंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं दोहराना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव में एक बड़ा प्रयोग किया है। यानी उन्होंने कुछ महीने पहले एक शुगुफा छोड़ा था और वो चाहते थे कि इंडिया, जब नाम नहीं रखा गया था इंडिया गठबंधन, तो चाहते थे पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये एक गठबंधन का नाम देना चाहते थे। और वो ये कहते हैं कि मैं इस फॉर्मेट पे चुनाव लड़ूंगा, मैं इस फॉर्मेट पे राजनीति करूंगा जो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी की थी। यानी हम दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को समाज में अगर वो हाशिए पर है, हम तो उनको मुख्य धारा पर लेंगे, उनके हुकूक देंगे, उनका हक देंगे, उनकी भागीदारी देंगे। लेकिन इस चुनाव में भागीदारी उनको टिकट के तौर पर तो मिली नहीं। किसको मिली? क्षत्रिय को। क्षत्रिय से किसका 36 का आंकड़ा है? दलितों का। तो ये बड़ा प्रयोग था उनकी तरफ से। अखिलेश यादव ये मान के चल रहे हैं कि पिछड़ा तो हमारे पास है ही, यादव तो हमारे पास है ही, मुसलमान तो हमारे पास है ही है, हम एक ठाकुर, एक क्षत्रिय कैंडिडेट अगर खड़ा करेंगे तो क्षत्रिय हमारे पास आ जाएगा, हम प्लस में हो जाएंगे। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी तो हो सकता है कि दलितों से क्षत्रिय समाज के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। तो जब सब लोग एक नजरें गड़ाए हुए थे दलित समाज के ऊपर कि भाजपा के पास चला जाता है बचा कुचा जो बहन जी का है, तो वो आता है, और अगर आ जाता है समाजवादी पार्टी के पास तो एक बड़ी जीत होगी। और अखिलेश यादव का वो रिस्क, वो बड़ा एक्सपेरिमेंट जहां पर उन्होंने बीजेपी ने ये प्रयोग किया था कि अगड़े तो अपने हैं ही, हम पिछड़ों को टिकट दें, उनको मंत्रिमंडल में डालें तो सब समाज हमारे पास आएगा, तो हम नंबर बढ़ जाएंगे। और वो एक जो पुरानी एक धारणा थी कि सब अगड़ों की ये पार्टी है, तो इसी प्रयोग से भाजपा सफल हुई थी। और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने भी ये किसी हद तक, जब रामायण की बात हो, रामचरितमानस की बात हो रही है, हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव जी के कई नेता, वहां पर एक अगड़े प्रत्याशी क्षत्रियों के ऊपर बड़ी तोहमतें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी क्षत्रियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को मौका दे रहे हैं, उन्हीं को पद दे रहे हैं, उन्हीं अधिकारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां अखिलेश यादव जी ने एक आदत टिकट था जहां पर एक उस विधानसभा, ठीक है नवेश को, ठीक है, आई बात आपने ठीक पॉइंट रखा, ठीक बात है। ये भी एक इम्तिहान है, प्रयोग है अभिषेक वाजपेयी। लेकिन मैं कहूंगा कि आपकी पार्टी में 2 लोग जो बसपा से आए, जिन पर अखिलेश यादव ने ठीक ठाक वो खर्च किया है अपना भरोसा, रामअचल राजभर बड़े नेता हैं, बसपा के 5 बड़े मंत्रियों में वो हमेशा रहे, ठीक, और मिठाई लाल भारती, क्या 2 लोग जिनको बहुजन क्या वो बनाई है, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसका अध्यक्ष बनाया है मिठाई लाल, ठीक। ये दोनों लोग भी इम्तिहान में बैठ गए घोसी में। नहीं, अगर घोसी में राजभर वोट आप नहीं जोड़ पाते, रामअचल राजभर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर अखिलेश यादव आप पर आगे कैसे भरोसा करेंगे? नहीं, ये जो 2 प्रयोग हुए थे बसपा से आए लोगों के, ये भी कसौटी है। नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें कहीं पे भी देखिए ऐसा नहीं लग रहा है, और हमें अपने कार्यकर्ताओं पे, हर एक व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा है।
क्योंकि उसमें जो मेहनत की हुई है तो उससे बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि जनता जनार्दन के मुद्दे सबसे प्रमुख होते हैं। कौन किस जगह से आ रहा, कौन किस जगह से नहीं आ रहा, ये चीजें तो अलग है। अपना अपना एक वोट बैंक होता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस वोट बैंक में सबसे प्रमुख चीज होती है कि उसमें मुद्दा कौन सा है, मुद्दा कौन सा है, उन मुद्दों को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और जैसा कि अभी नावेद जी ने जो बात कही थी पीडीए की, उसी फॉर्मूले पे हम आगे भी बढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों के लिए भी बात कर रहे हैं। आप देखिए यादव जी, अखिलेश यादव जी इस फॉर्मूले को लेकर के चल रहे हैं और बाकायदा इंडिया गठबंधन के लोग भी इस बात से सहमत होते चले जा रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने भी हमें समर्थन दिया है इस चीज को लेकर के, और हर एक कार्यकर्ता इस पैटर्न के लेकर के आगे चल रहा है, क्योंकि इन पीडीएस से संबंधित और जितने भी जगह पे हैं वो मुद्दे ही सबसे प्रमुखता पे बताएंगे कि आगे आने वाले दिनों में होने वाला कौन से काम है, क्योंकि उसके बाद ही आने वाले दिनों में पता चल जाएगा किसके तिलों में कितना तेल है और आगे नहीं। अच्छा, एक मिनट अभिषेक, अब कम से कम सपा उस बयान को तो नहीं दोहराएगी, घोषी के परिणाम अगर उसके अनुकूल नहीं आए, कि बसपा ने सुपारी लेके हरवा दिया। ये तो रूल आउट कर सकते हो ना कि हाँ, आप बसपा पे आरोप नहीं लगाएंगे हम लोग, या अभी खोले रखोगे खिड़की? नहीं, हमने देखिए जहाँ पे राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बहन जी ने हमेशा फायदा पहुंचाने का काम किया है। हमें बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं पे यकीन है। अरे बहन जी तो घर बैठ गई, वो तो सो गई, उनने कल लड़ लो चुनाव। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, मैं तो कह ही रहा हूँ, बहन जी ने इस बात को कहा कि जिसकी इच्छा हो वोट दे, जिसकी इच्छा हो, अगर देने की इच्छा हो तो नोटा दबा। तो हम आरोप नहीं कर रहे हैं, हमें अपनी यकीन है अपने मेहनत के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिसमें जनता जनार्दन ने जो अपना आशीर्वाद देगी, पुनः समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद और प्यार देने जा रही है, मैं पूर्णतया यकीन। जी ठीक है, उमेश यादव क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अशोक जी के पास आऊंगा। जी जल्दी से। देखिए अमिताभ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभिषेक भाई ये स्वीकार कर रहे हैं कि जब बहन जी ने ये कह दिया कि जिसको जहां इच्छा हो वो वहां वोट दे, ये घोषी का परिणाम बता रहे हैं स्वयं आज। अब देखिए कैसे, जब दलित वोट स्वेच्छा से देगा तो इनको मालूम है कि हमको नहीं देंगे। ये लगातार अभी बहन जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, ये कह रहे थे कि उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम किया। तो इनका मानना है कि जब दलित वोट उनको वोट नहीं करेगा तो इनको भी वोट नहीं करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। तो मैं मुझे लगता है कि हमारे मित्र को बिल्कुल मेरे बयान को वापस एक बार सुनना चाहिए था, पूरी तरीके से सुनना चाहिए था। शायद आपने पीडीए को सुना ही नहीं, आपने शायद पीडीए को सुना नहीं। और मैंने सबसे प्रमुखता के तौर पे इस बात को कहा था कि सबसे प्रमुख तौर पे मुद्दे आएंगे जो पीडीए के फॉर्मूले पे जाते, इन सब चीजों को लेकर के आगे बढ़े। शायद अगर आपको मेरे पूरे बयान को सुना हो तो बात क्या ना रहे होते, क्योंकि मेरे अपने वक्तव्य में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था, जैसा कि आदरणीय। और पीडीए के किसी कैंडिडेट को आप उपचुनाव में उतारते नहीं है, पीडीए पे बात करते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि आपको भ्रम हो चुका है, क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि वो वीडियो अभी जो कल रिलीज हुई थी, कल वो जो वायरल हुई थी, वो वीडियो मुझे लग रहा है वो भूल गए आप कि जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी कहते 20 दिन से गाड़ी लेकर के दौड़ा रहे, कहाँ दौड़ रहे पता ही नहीं चल रहा, लोग पूछ रहे कहाँ है। तो मुझे लगा संगठन की समीक्षा जब करते हैं तो अपने को ऐसे ही डाटा जाता है, ऐसे ही डाटा जाता है, कहा जाता है, उसको प्रेस किया जाता है। और सारे लोग चाहते हैं कि राजनीति में अपनों के साथ बैठते हैं, दिल की बात की जाती है। तो नेता अपनों को डांटेगा, अपने को मार्गदर्शन देगा, अनुशासित करेगा। आपके कह देने से कट पेस्ट करके वीडियो वायरल कर देने से किसी भी राजनीतिक, अरे छोड़ो वीडियो चक्कर मत करो भैया। ठीक है रुकना, रुकिए अभिषेक जी, रुकिए उमेश भाई, रुकिए अशोक पांडे जी। तमाम बड़े समीकरण और कुछ बड़े चेहरे आपके आंगन के भी नप जाएंगे 8 तारीख को। क्या कुछ बाहर नप जाएंगे, कुछ अंदर बैठक में नाप लिए जाएंगे, इससे तो इनकार नहीं, क्योंकि घोषी का चुनाव बड़ा बवाली है। क्या दारा सिंह भी, वो हालांकि सब पार्टी में रह लिए, दारा सिंह बसपा में भी रह लिए, सपा में भी रह लिए, वो मायावती के भी खास रह लिए, मुलायम सिंह जी के भी खास रह लिए, और यहाँ भाजपा के भी रह लिए, लेकिन आपकी पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाई, छोटा चेहरा थोड़ी ना। फिर
तो मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर, खुद दारा सिंह, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये सब लग जाएंगे दांव पे, नहीं नप जाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि सभी लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, और चूंकि हमने जनता का काम ईमानदारी से किया है, हमने उनको, जैसे दलित की बात हो रही थी, बहन जी एक सीट पे आ गई उमाशंकर सिंह, अकेले वो निर्दल भी जीत सकते थे, क्योंकि काशीराम के सपनों का भारत हम लोगों ने पूरा किया। हमने लोग दलितों को घर दिया, शौचालय दिया, अन्न दिया, वैक्सीनेशन कराया, आयुष्मान योजना दी। तो कम से कम दलित काम के आधार पे दलितों को आयुष्मान योजना में कितना घोटाला कर दिया उसकी हाल में, ये भी तो बताइए, कितना घोटाला किया आयुष्मान योजना में, बताइए। मरे लोगों का इलाज करा रहे थे आप, और खड़े रहे। एक मिनट अभिषेक, उनकी बात जी, एक मिनट जी। उमाशंकर जी निर्दल भी जीत सकते थे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का दलित बंधु देख रहा है कि बुआ बबुआ की जोड़ी में बबुआ गेस्ट हाउस कांड में निपटा दी गई होती अगर भारतीय जनता पार्टी न रहती। वो स्वाभाविक रूप से जानता है कि समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं। जब कभी अपने चचा को भगाते हैं अतुल प्रधान को कह के, तो कभी हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक गठबंधन हमारे साथ, दलित बंधु स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जुटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दलित लोगों का काम किया है, अंतिम आदमी का विकास किया है। इसलिए दारा सिंह साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। नावेद सिंह को एक छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा उत्तर, पीडीए का भी इम्तिहान हो जाएगा, छोटा ही सही लेकिन इम्तिहान तो हो ही जाएगा। भाई खून से बीमारी टेस्ट करते तो बाल्टी भर खून थोड़े निकालते हैं, इतने से खून में 100 टेस्ट हो जाते हैं, नहीं वैसे इतने से घोसी में 100 टेस्ट हो जाएंगे। ये पीडीए का फार्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा, इसकी भी कुछ झलक मिल जाएगी 8 तारीख को। जी बिल्कुल, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक कितना अखिलेश यादव के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। तब जब उन्होंने एक अपर कास्ट का कैंडिडेट उतारा है, उसके बाद भी अगर विश्वास जुड़ा हुआ है तो ये टेस्टिंग है, इंडिया की भी टेस्टिंग है, कांग्रेस का जो साथ देना है उसकी भी एक टेस्टिंग है। सर सबसे बड़ी बात, एक आपका एक पैरामीटर है जो आप बार कहते हो और हम लोग सब उसको मानते हैं कि जब चुनाव हो रहा हो तो आप उसको एनालिसिस करने के लिए और ये जानने के लिए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, एक पैरामीटर जो ज्यादा शिकायतें करने लगे कि गड़बड़ हो रही है साहब, ये हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो हार रहा है और वो इस तरह के बहाने कर रहा है कि वो बेईमानी कर रहे हैं, वो डंडा चला रहे हैं, वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। इस चुनाव में जो हम लोग कह रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में आगे नजर आती है, इस बार दोनों बराबर की शक्तियां नजर आ रही हैं। उसका पैरामीटर ये भी है कि दोनों पक्षों की तरफ से खूब शिकायतें की गई हैं बेईमानी की। सपा ने भी खूब की है और भाजपा ने भी की है कि सपा की तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है, इस तरह की शिकायतें दोनों की तरफ से आई हैं। तो ये तो मान के चलिए, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भाजपा आगे नहीं है, जैसे कि कई चुनाव ऐसे होते हैं खासतौर से यूपी में कि भाजपा हमेशा आगे होती है, इसका एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नई चर्चा शुरू की है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव। और ये बात सही भी है कि चुनाव एक होता है तो जनता को परेशान नहीं होना पड़ता है, पैसा नहीं खर्च होता है, सहमतें नहीं होती है, धूप में लाइन में नहीं लगना पड़ता है, उसमें नहीं लगना। तो ये सारी चीजें जनता के मन में है और उसको ये लग रहा है कि हम 5 साल के लिए वोट देते हैं, लेकिन दल बदलुओं की जो आदत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इस वक्त तो दारा सिंह है कि हमने इनको 5 साल के लिए वोट दिया था, ये इधर चले गए उधर चले गए, हमें ड्रामा बना के रखा, हमें कठपुतली। ये ग्राउंड से एक बात नजर आ रही है कि 1 साल के बाद आप विधानसभा सदस्यता से आप इस्तीफा दे देते हैं, तो ये भी एक नेगेटिविटी है भारतीय जनता पार्टी की। और दूसरी बात, मैं फिर 10 सेकंड में बात दोहरा दूंगा कि ये परीक्षा सबसे बड़ी शिवपाल की है, ओम प्रकाश राजभर की है। और अगर कोई भी जीतता है, अगर बीजेपी जीतती है तो ओम प्रकाश राजभर खूंटे से जो गठबंधन की जो सीमा होती है उनकी रस्सी और लंबी करनी पड़ेगी, उनका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। इसी तरह से अखिलेश यादव जी को शिवपाल का कद अगर नहीं बढ़ाएंगे तो, क्योंकि वो अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े नेता हैं, और मैं खुद मौजूद था उस वक्त जब सत्र चल रहा था, और योगी आदित्यनाथ जी ने 1.25 घंटे के महत्वपूर्ण भाषण में 10 बार शिवपाल जी का नाम लिया और उनका कद बढ़ाया, 2 बार ऑफर किया। ऐसे में गठबंधन और इंडिया का जो स्वरूप तैयार होना है उसमें कांग्रेस, रालोद, भाजपा सब शिवपाल का इतना कद बढ़ा देंगे अगर ये जीत जाते हैं कि शिवपाल अखिलेश यादव के बराबर आके खड़े हो जाएंगे। ठीक नावेद भाई,
मैं जो बात नावेद शिकोह ने जहां खत्म की वहीं से बात शुरू करता हूं। जितना मैं समाजवादी पार्टी को जानता हूं और परिवार को जानता हूं, जो नावेद कह रहे अगर ऐसा हो गया तो बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी, बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। बहुत कम लोग, मेरी बात गंभीरता से लीजिएगा, बहुत कम लोग मुलायम सिंह हो पाते हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि उनको राजनीति, वो भी खाटी राजनीति कर रहे थे, लेकिन वो ये जानते थे कि किसी को आगे कर देने से क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली ये सब आगे रह के जो शक्ति जुटाएंगे उससे मुझे ही शक्ति संपन्न बनाएंगे क्या? तो आजम खां पैदा हो जाते हैं, बेनी बाबू हो जाते हैं, भगवती चरण हो जाते हैं, अमर सिंह हो जाते हैं, ऐसे 50 नाम में गिना सकता हूं क्या? मेरी बात से अशोक जी भी सहमत होंगे, पुराने आदमी है, वो जानते थे कि भाई धनीराम वर्मा को भी आगे करो, क्या जा रहा है क्या? अल्टीमेटली अपने अपने इलाके में राजा रहेंगे तो हमारे लिए जीत जुटाएंगे और अंत में तो मुख्यमंत्री मुझे बनना है। लेकिन वो ये रखते हैं कि भाई बेनी बाबू क्या आजम साहब, उनने कभी आजम नहीं कहा। मैंने जब उनसे बात की, आजम खान का उल्लेख है, उन्होंने कहा आजम साहब क्या? ये तो ख्याल रखते थे ना, इसलिए वो एक दूसरा इरा था, उसको छोड़ दीजिए। अब अगर ऐसी स्थिति आई, मुझे लग रहा है तो संघर्ष भी हो सकता है। तब शायद शिवपाल जी को लगेगा कि भाई मैंने करके दिखाया है, लाओ क्या? और लाओ तो फिर तो सत्ता के 2 केंद्र हो जाएं पार्टी के भीतर, ये अब नहीं हो पाएगा। जैसा जितनी मुझे समझ, हो सकता मैं गलत साबित हो जाऊं। नावेद शिकोह, सत्ता के 2 केंद्र मंजूर नहीं होंगे अब, ये जान लीजिए। और शिवपाल जी को अब सामान्य व्यक्ति रहना मंजूर नहीं होगा अगर वो जिता लाते हैं सुधाकर को, क्योंकि सुधाकर जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से है, जातीय पृष्ठभूमि से है, वो जाति का सब वोट सुधाकर को मिल जाए तो भी जमानत नहीं बचती। गलत तो नहीं कह रहा अशोक पांडे जी? ठीक, सारे वोट मिल जाए, मैं जात का नाम नहीं लूंगा, तो भी जमानत नहीं बचती। अगर सुधाकर जीतते हैं तो फिर मानना पड़ेगा शिवपाल ने करिश्मा कर दिया, तो उस करिश्मे की कीमत होती है। क्या समाजवादी पार्टी उस करिश्मे की कीमत देने को तैयार है? बड़ा सवाल है और लाख टके का सवाल है। दूसरी बड़ी बात, मायावती जी ने इस चुनाव में बिल्कुल अलग होके, निष्प्रह होके समाजवादी पार्टी के उस आरोप को भोथरा कर दिया कि बसपा के जरिए भाजपा चुनाव लड़ती है या भाजपा की बी टीम है बसपा। उनने कहा ना, अपने आप निपट लो भाई। और ये वो आजमगढ़ में बता चुकी थी कि जब हम आपको हराने पर आएंगे तो हम गुड्डू जमाली पैदा कर देंगे और धर्मेंद्र यादव को भी वापस भेज देंगे हरवा के। ये करिश्मा तो वो दिखाई चुकी, लेकिन यहां वो जानबूझकर विड्रॉ हो गई ताकि आप 24 के चुनाव में जाने से के वक्त ये ना कह पाओ कि बसपा भाजपा की बी टीम है क्या? ये भी देख लीजिए, अभी 24 का बड़ा चुनाव होना है भाई। मायावती ने इसीलिए घोसी छोड़ दिया, वरना घोसी में वो कोई छोटा गुड्डू जमाली लड़ा सकती थी। कौन रोक रहा था उनको? शुरुआत में कुछ लोगों ने उनको सुझाव भी दिया, उन्हें करना 24 का ध्यान रखो, ये सारे सपाई फिर ये फैलाएंगे प्रदेश भर में कि बसपा ने भाजपा के लिए ये मिनी गुड्डू जमाली उतार दिया। उन्हें कहा छोड़ो, जान दो, घोसी में क्या रखा। वो गली बंद हो गई, इसलिए घोसी महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं कह पाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग कि भाई बहन जी ने ऐसा कर दिया। भाजपा के लिए भी चुनौती बड़ी है।
आपके जो पूर्वांचल के 3 बड़े सिपहसालार हैं, जिनको गाड़ी में बैठा के आप पूर्वांचल की सड़क पर निकलते हो, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, क्या पांडे जी यही 3 है ना। अब यह भी तय हो जाएगा कि इनको जलेबी देनी है या केवल कचौड़ी से काम चलाया जाएगा। ये कचौड़ी भी नहीं, पंचामृत ही दे दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा, कि जाओ खेलो खाओ, क्या ये भी तय हो जाएगा। और ठीक है, 24 से पहले भाजपा ने ये टेस्ट कर लिया। टेस्ट शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है मेरे मित्रों को इस पर कुछ आपत्ति हो, ओम प्रकाश भाई की पार्टी के या संजय निषाद या अनुप्रिया जी की पार्टी, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे जानकारी है, जब दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर की ज्वाइनिंग हुई थी पांडे जी, तो उसका ये एक हिस्सा था कि विद इन अ वीक ओथ हो जाएगी, क्या मंत्रालय का नाम आ गया था। लेकिन भाजपा ने अपना स्टैंड बदला, उसने कहा ना पहले इम्तिहान में बैठो, भाई रिजल्ट तो दो, नहीं मंत्री बना क्या करेंगे, कुछ है जेब में तो आ जाओ, नहीं तो जय जय। इसलिए ये मामला बड़ा है। और पूर्वांचल भाजपा के लिए 22 में एक दुस्वप्न ही रहा, तब भी जबकि पूर्वांचल में गोरखपुर और बनारस दोनों था। वो दुस्वप्न क्यों रहा, क्या उसकी वजह राजभर थे? क्योंकि आपके 2 पार्टनर तो आपके साथ थे ही, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद। ये भी तय हो जाएगा। छोटे से टेस्ट से पता लग जाएगा कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, इतना सा खून निकलता है और 100 टेस्ट हो जाते हैं, नहीं, हीमोग्लोबिन से लेके और कौन कौन से शुगर के, और कि भाई कहाँ शरीर में समस्या है। अखिलेश यादव को भी वो रिपोर्ट अच्छे से देखनी चाहिए, और योगी आदित्यनाथ को भी। वहां से तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में, किसका सहयोगी कितने पानी में। और दारा सिंह के लिए महत्वपूर्ण बात यह है, क्रेडिट किसी को जाए, कि दारा सिंह अगर बड़े बहुमत से ये सीट नहीं जीतते तो दारा सिंह खुद को एमएलए तो मानते नहीं, सामान्य एमएलए वाली स्थिति में तो वो है नहीं, एमएलए तो 403 है। उनको भाजपा ने अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था ओबीसी मोर्चे का, पांडे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो सोच समझ के बनाया होगा, तो भाव गिर जाएगा, ये जान लीजिए। क्या पार्टी में बने भी रहे लेकिन भाव गिर जाएगा, क्या। और बड़ी पार्टी, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी इस खेल को जानती है, क्या। नरेश अग्रवाल भी पार्टी में आ गए ना, क्या, लेकिन कहां है भाजपा। कुछ ऐसे तहखाने भी रखती है, क्या, कि लगा कि नहीं यार ये तो किसी लायक ही नहीं, आदमी को रिजल्ट ही नहीं दे रहा, बोले इसको तहखाना नंबर 7 में भेज दो, क्या, कभी इसकी बाइट भी नहीं कहीं आएगी एएनआई पे। जैसे बाज अभिषेक जी की पार्टी में ये है कि भाई बाहर फोन कर दो, क्या, कि इस नाम और नंबर का आदमी आए तो अंदर एंट्री मत देना, क्या। महीना 2 महीना सिर पर ढक चला जाएगा, पर कहां जाएगा। नावे जी गलत तो नहीं करा, लोग मोबाइल ब्लॉक करते, नंबर वहां गेट पे ब्लॉक हो जाता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भैया ब्लॉक ही हो गए, तो ये भी तय हो जाएगा कि रिजल्ट दोगे, दुधारू गाय है तो आइए स्वागत, नहीं तो अपने घर में रहिए, तहखाना नंबर 7 से 17 तक कहीं भी आपको शिफ्ट कर देंगे, जान लीजिए। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू जिसकी ओर नावेद ने 2 बार इशारा किया कि शिवपाल जी का भविष्य भी इससे बहुत कुछ जुड़ता है, और समाजवादी पार्टी के अंतःपुर के तार भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनमें भी कुछ विचित्र कंपन हो सकता है, क्या, क्योंकि परिवार के भीतर का जो समीकरण है वो प्रभावित हो सकता है अगर अचानक से शिवपाल जी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। नावश्यक हो
मेरे ख्याल से इतना ही कहना चाहिए अभी फिलहाल, ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ घोसी 1 जनादेश 10 परिणाम लेके आएगा। धन्यवाद।